चलिए आज का टॉपिक है हमारा सैलरी ही, और सैलरी के अंदर अब क्या क्या इंक्लूड होता है वो बात करेंगे। सबसे पहले आ जाएंगे सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होता है। वेजेस यानी मजदूरी, एनी एन्युटी और पेंशन। पेंशन तो आपको पता ही है, रिटायरमेंट के बाद जो एक पर मंथ अमाउंट मिलता है पेंशन उसे बोलते हैं। और एन्युटी जो होती है, एन्युटी को हम वार्षिकी बोल सकते हैं, जो पर ईयर के हिसाब से काउंट की जाती है। और ग्रेचुटी, अब ग्रेचुटी क्या चीज़ है पर थोड़ा सा बताऊंगी, अभी ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत पूरे क्वेश्चंस हैं आगे जाके ग्रेचुटी पे। तो ग्रेचुटी जो है एक लमसम अमाउंट है जो आफ्टर रिटायरमेंट एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को दिया जाता है, ठीक है। और कुछ लोगों के केस में ये टैक्सेबल है, कुछ लोगों के केस में टैक्स फ्री है, और कहीं कहीं ये टैक्सेबल भी है, टैक्स फ्री भी है। मतलब इसका कुछ पार्ट टैक्सेबल है और कुछ पार्ट टैक्स फ्री है, ठीक है। उसके बाद 4th नंबर पे आ रहा है किसी भी तरह की फ़ीस, कमीशन, परक्विजिट्स का मतलब समझ रहे हैं ना, अनुलाभ, जो लाभ की जगह दिए जाते हैं और वेतन के साथ दिए जाते हैं। या प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है किसी की जगह पर। वो सारे प्रॉफिट्स जो सैलरी के साथ साथ सैलरी की जगह पर, मतलब जगह का मतलब ये होता है कि जैसे अगर सैलरी नहीं दे रहे, यानी कि बेसिक सैलरी के साथ कुछ ऐसी चीज़ें जो है तो सैलरी का ही पार्ट, पर उनको हम कंसिडर करते हैं प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ, मतलब उसकी जगह पर किसी की जगह पर कुछ दे देना, दैट इज़ प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ, ठीक है। इन एडिशन टू एनी सैलरी, सैलरी के अलावा जो आपको मिलता है। यहाँ मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगी, ये फ़ीस जो है ना, इस फीस को आप, वो डायरेक्टर्स फीस, आपको याद है ना, हमने डायरेक्टर्स फीस का डिस्कस किया था कि डायरेक्टर्स जो कंपनी से पैसा लेते हैं उसको हम डायरेक्टर्स फीस के नाम से जानते हैं, ना कि डायरेक्टर्स सैलरी के नाम से। इसीलिए डायरेक्टर्स का जो पैसा होता है जो कंपनी से उसे मिलता है, उस फीस को हम सैलरी हेड में नहीं डालते। ये फ़ीस वो फ़ीस नहीं है, डायरेक्टर फ़ीस अलग होती है, ये फ़ीस अलग है। और ये आपको क्लियर कर देगा कि ये सैलरी में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अगर इसके साथ डायरेक्टर वर्ड लिखा होता तो मैं इस अमाउंट को सैलरी में इंक्लूड नहीं करूँगी, मैं उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंक्लूड करूँगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, एनी एडवांस ऑफ सैलरी बट नॉट लोन फॉर परचेजिंग ए कार, साइकिल, स्कूटर और एनीथिंग। आप अपने एम्प्लॉयर से कभी कभी सैलरी एडवांस में ले लेते हो, ठीक है। एक एडवांस सैलरी लेना एक अलग बात होती है, पर उसे एज ए लोन की तरह नहीं लेना है। सैलरी को सैलरी की ही तरह लेना है। जैसे मान लीजिए मैं आगे आने वाले 2 महीने की सैलरी अपने एम्प्लॉयर को रिक्वेस्ट करके पहले ही ले लूँ, दैट इज़ नॉट काइंड ऑफ लोन, दैट इज़ माई सैलरी विच इज़ एडवांस सैलरी, जो मैंने एडवांस में ले ली है। लोन बेटा अलग चीज़ होती है। अब ये जो सैलरी एडवांस सैलरी है ना, ये मैं वापस थोड़ी ना करूँगी, अब तो मेरे पास आ गई। हाँ, अगले 2 महीने में काम करूँगी, लेकिन उन 2 महीनों में मुझे सैलरी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैंने इसे एज ए लोन लिया होता, तो लोन तो ये होता है ना कि मैंने आज लिया है, कुछ ना कुछ टाइम के बाद मुझे वापस करना पड़ेगा, राइट। तो ये ध्यान में रखना, एडवांस सैलरी में और लोन में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हाँ, एनी पेमेंट, कोई भी पेमेंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय, किसी भी एम्प्लॉय के द्वारा अगर कोई पेमेंट मिलती है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड ऑफ लीव नॉट अवेल्ड ऑफ बाय हिम। इसका मतलब क्या है, इसको हम कहते हैं, जैसे हर एम्प्लॉय की कई तरह की छुट्टियां होती हैं। अब जैसे हम अपनी बात करें तो हमें 2 तरह की छुट्टियां मिलती हैं, एक होती हैं कैजुअल लीव और एक नॉर्मल लीव्स होती है। जैसे गस्टेड हॉलीडेज़ वगैरह आपने देखे होंगे, मतलब 2 अक्टूबर का छुट्टी है, या 15 अगस्त की छुट्टी है, या कई ऐसी छुट्टियां आती हैं, ठीक है, लीव्स आती हैं। और कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए होती हैं, उसे हम कैजुअल लीव बोलते हैं। आकस्मिक छुट्टी हम कह सकते हैं, जब कभी कभी हम अपनी मर्ज़ी से ऑफिस नहीं जाते, दैट इज़ कैजुअल लीव। और एक होता है अर्न लीव। अर्न लीव के बारे में ये बात कर रहा है, ये जो पॉइंट है ना, ये अर्न लीव, ऐसा लीव जिसके बारे में आपने अर्न किया है। ये देखो दिखा है अर्न लीव। तो ऐसा लीव, ऐसी छुट्टी कि अगर आप छुट्टी ना लो हो तो आपको पैसे मिलेंगे, और अगर आप छुट्टी ले लेते हो तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। कुछ छुट्टियां ऐसी होती हैं जिनके बदले में पैसे मिलते हैं, और कुछ छुट्टियां ऐसी होती हैं कि आप लो या ना लो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। मैं पैसे का मतलब सैलरी से नहीं कर रही हूँ, सैलरी अलग चीज़ है। अब मान लीजिए मैं हफ्ते में जब कॉलेज जाते हैं हम लोग, तो मंडे से सैटरडे जाते हैं, संडे को नहीं जाते ना, पर सैलरी तो हमें संडे की भी मिलती है, ये एक अलग चीज़ है। ये तो छुट्टी है, फिर भी हमें सैलरी मिल रही है, बट इसे आप अर्न लीव नहीं बोलोगे, दिस इज़ नॉट अर्न लीव। अर्न लीव अलग चीज़ होती है, अर्न लीव का टाइप अलग होता है,
और वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपनी बात करें तो हमें एक साल में 10 छुट्टियाँ अर्न लीव के तौर पे मिलती हैं, और हम क्या करते हैं कि हम उस छुट्टियों को अवेल नहीं करते हैं, मतलब वो लेते नहीं हैं, क्योंकि अगर हम वो ले लेंगे तो हमें उसके बदले में पैसे नहीं मिलेंगे। तो वो छुट्टियाँ हम बचा के रखते हैं, और वो आफ्टर रिटायरमेंट या एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जितनी छुट्टियाँ बचती हैं ना अर्न लीव की, उनके बदले में हमें हमारा एम्प्लॉयर एक्स्ट्रा पैसे देता है। ठीक है, तो उन पैसों के चक्कर में लोग अर्न लीव कम लेते हैं या बहुत रेयरली लेते हैं जब कोई इमरजेंसी हो या कुछ हो। अदरवाइज़ हम लोग अपनी कैजुअल लीव से काम चलाते हैं या नॉर्मल जो गस्टेड हॉलीडेज़ होती हैं उनसे काम चलाते हैं। तो अगर आपने कोई भी पेमेंट जो है रिसीव किया है अपने एम्प्लॉयर से, किस बदले में, उन छुट्टियों के बदले में जो छुट्टियाँ हमने नहीं ली हैं जिन्हें हम अर्न लीव बोलेंगे, तो उसके बारे में भी कुछ जो भी ट्रीटमेंट होगा वो सैलरी हेड में ही होगा, तो सैलरी में जाएगा। आपको रिटायरमेंट के समय अर्न लीव की जो पैसा मिलता है ना, वो पैसा भी सैलरी हेड में ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 8 को भी मैं स्किप कर रही हूँ, इसके पीछे भी एक कोई रीज़न है। 9th पे आ जाते हैं। कंट्रीब्यूशन मेड बाय द गवर्नमेंट और अदर एम्प्लॉयर, मतलब गवर्नमेंट यानी कि अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हो, यानी कि आपका एम्प्लॉयर गवर्नमेंट भी हो सकता है और कोई और भी हो सकता है, मतलब कोई भी पर्सन हो आपका एम्प्लॉयर। आप प्राइवेट जॉब भी कर सकते हो, आप सरकारी भी कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कोई भी कंट्रीब्यूशन जो आपका एम्प्लॉयर देता है, किस लिए देता है? अंडर ए पेंशन स्कीम। कोई स्कीम है पेंशन की, सेंट्रल गवर्नमेंट ही चलाती है हमेशा ये स्कीम, ये याद रखिएगा। आप बेशक से सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो या ना हो, लेकिन स्कीम हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट की ही अप्लाई की जाएगी। मतलब नोटिफाइड होनी चाहिए, यानी अप्रूव्ड होनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। उस स्कीम के अंतर्गत अगर आपका एम्प्लॉयर वेदर वो गवर्नमेंट का है या नहीं है, तो उस पैसे को भी हम सैलरी हेड में डालेंगे। फिर से बता रही हूँ, मैं जॉब करती हूँ, मैं हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर जॉब करती हूँ, और मेरा एम्प्लॉयर यानी कि हरियाणा गवर्नमेंट अगर मेरी पेंशन के लिए कुछ पैसा मेरे नाम का जमा करता है और वो मुझे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलना चाहिए, या जब भी रिटायरमेंट के बाद जो भी पेंशन बनती है मंथली, तो उस समय जो मिलता है ना, उसमें ऑब्वियसली कंट्रीब्यूशन सरकार का है कि नहीं है, तो वो पैसा भी हमारा सैलरी हेड में जाएगा। ठीक है, अब आप देख लीजिए, सैलरी के बारे में एक डायग्राम बना रखा है। सबसे पहले बेसिक सैलरी, जो मैंने आपको ग्रेड्स बताए थे, फिर आपका अलाउंसेस, वो अभी आप आगे पढ़ेंगे। अलाउंसेस मतलब भत्ते जो कैश में दिए जाते हैं, परक्विजिट्स जो कैश में नहीं होता है, फैसिलिटीज़ के तौर पे होता है, लेकिन उसका मॉनेटरी वैल्यू हमें ऐड करना होता है, प्लस प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी, और जो सैलरी की जगह पर मिलते हैं, जैसे कि ज़्यादातर जो रिटायरमेंट के समय मिलते हैं। देखिए, अगर आप नौकरी में हैं तो सैलरी मिलेगी, अलाउंसेस भी मिलेंगे, परक्विजिट्स भी मिलेंगे, और जब आप रिटायर हो जाओगे तो आपको प्रॉफिट्स मिलेंगे इन ल्यू ऑफ सैलरी, सैलरी की जगह पर। ठीक है, इन सबको हम ऐड कर देंगे तो मेरी क्या बन जाएगी? ग्रॉस सैलरी। दिख रहा है आपको? मैंने चारों को ऐड कर दिया तो मेरी ग्रॉस सैलरी बन गई। अब इसमें से ना कुछ डिडक्शंस हमने निकालनी होती हैं। देखो, लेस कर रखा है अंडर सेक्शन 16। ठीक है, ये एक सेक्शन है 16 इनकम टैक्स एक्ट में, उसके अंतर्गत ग्रॉस सैलरी से आपको कुछ डिडक्शंस मिलती हैं। उसको लेस करने के बाद, अब वो कौन कौन से डिडक्शन एक बार मोटे तौर पे बता देती हूँ। जैसे एक है एंटरटेनमेंट अलाउंस, और एक है हमारी टैक्स क्या नाम है ये रही, एम्प्लॉयमेंट टैक्स। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि एंटरटेनमेंट अलाउंस और इस अलाउंस में क्या डिफरेंस है। बेशक डेफिनेटली हैं दोनों ही अलाउंस, पर यहाँ पर एंटरटेनमेंट के अलावा अलाउंस सारे आ जाएंगे और यहाँ सिर्फ एंटरटेनमेंट अलाउंस आएगा। मतलब कहने का ये है कि हमारे जो जितने भी अलाउंसेस हमको मिलते हैं वो सारे मैं बेसिक सैलरी में ऐड करूँगी, और एंटरटेनमेंट अलाउंस की रिडक्शन मुझे मिलेगी यहाँ पे, इसके नाम की यहाँ मिलेगी। ठीक है, तो अब वो यहाँ पे ऐड होगा, याद रखना। ये एंटरटेनमेंट अलाउंस एक बार यहाँ पे भी ऐड हुआ है, और यहाँ भी कुछ कंडीशन के तहत ये लेस भी होगा। ठीक है, और एक होता है एम्प्लॉयमेंट टैक्स। एम्प्लॉयमेंट टैक्स का मतलब होता है कि जो टैक्स से बोलते हैं हम एक्चुअली नौकरी यानी एम्प्लॉयमेंट जॉब कार्य के लिए एक कर होता है। इसको मैं बाद में डिटेल में बताना चाहूँगी। एम्प्लॉयमेंट टैक्स भी एक टाइप का टैक्स होता है जो हम लोग पे करते हैं, हम लोग मतलब एम्प्लॉयज़ पे करते हैं। तो अगर मैंने एम्प्लॉयमेंट टैक्स दिया है तो मुझे ग्रॉस सैलरी में से माइनस करने की परमिशन मिल जाएगी। और अब इस ग्रॉस सैलरी में से मैंने ये एंटरटेनमेंट
अलाउंस और एक ये एम्प्लॉयमेंट टैक्स, दोनों को जब माइनस करूँगी तो मेरा आ जाएगा टैक्सेबल सैलरी, और इसी को ही मैं टैक्सेबल मानकर इस पर ही टैक्स लगवाऊंगी। समझ में आई मेरी बात? ये हमारा है डायग्राम के बारे में। अब बात करते हैं इन्हीं चीज़ों को, ये जो इनमें से कुछ कुछ चीज़ें ऐसी आई होंगी जिसको यहाँ थोड़ा सा ये डिटेल में दे रहा है, ठीक है, कि सैलरी के फॉर्म्स क्या क्या हैं। फॉर्म्स का मतलब रूप क्या क्या हैं। सैलरी आपको कई तरीके से मिलती है। ये जो चीज़ें हैं ना, अलाउंसेस में भी मिलती है, परक्विजिट्स में भी मिलती है, आपको सैलरी की जगह पर भी बहुत कुछ मिलता है। ये सिर्फ फॉर्म्स बता रहा है, ठीक है। चलिए जी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सैलरी में कह रहा है कि लीव सैलरी अभी अभी मैंने डिस्कस की है, छुट्टियों की जो सैलरी मिलती है, कंपनसेशन फॉर रिट्रेंचमेंट और फीस, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। एक एक करके हम इसको डिफाइन करते हैं। जैसे सबसे पहले आ रहा है लीव सैलरी। ओके, तो लीव सैलरी क्या चीज़ है? लीव सैलरी मैंने अभी अभी आपको बताया है, ये वो सैलरी है जो छुट्टियों के बदले में हमें, जो हमारी अर्न लीव के बदले में मिलती है, वो सैलरी है और ये हमारी टैक्सेबल होती है, बट अंडर सम कंडीशंस, राइट। और इसकी डिटेल हम बाद में करेंगे, जब हम कोई भी न्यूमेरिकल्स करेंगे तब हमें समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। सेकेंड वन है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी। ये ग्रेचुटी, ये भी पहले आया है ना, कि ग्रेचुटी इज़ काइंड ऑफ लमसम अमाउंट जो आपको या तो रिटायरमेंट के बाद मिलता है, और अगर बाई चांस भगवान ना करे एम्प्लॉय की सर्विस के दौरान ही डेथ हो जाती है, मतलब रिटायर होने से पहले ही डेथ हो जाती है, तो उसके घर वालों को ग्रेचुटी मिलेगी। ऑब्वियसली जब कोई जो रहा ही नहीं बंदा, तो उसके घर वालों को या उसकी जो भी कौन है, मतलब विडो है या उसकी जो लीगल नॉमिनीज़ हैं उनको मिलेगी, ठीक है। अब मैं ये यहाँ पे डिटेल नहीं बताऊँगी, हालांकि इसने कोशिश की है बताने की, पर मैं चाहती हूँ कि आप इसको डिटेल में आगे पढ़ें। बस एक पॉइंट थोड़ा सा समझ लो कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, ये पहला पॉइंट, इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हमें जो ग्रेचुटी मिलती है वो पूरी की पूरी टैक्स फ्री है, एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स है, और बाकी लोगों का जो है एग्जेम्प्ट है अंडर सम स्पेसिफिक कंडीशंस, ठीक है जी। हाँ जी, एक सेकेंड, हाँ, अंडर सम स्पेसिफिक कंडीशन। जो ग्रेचुटी होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्स फ्री होती है, और आपके जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होती हैं उनके लिए कुछ हद तक टैक्सेबल होती है। वो क्या हद है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आ रही हूँ मैं, दैट इज़ पेंशन। पेंशन जो आपको ऑब्वियसली रिटायरमेंट के बाद ही मिलेगी, चाहे खुद को मिले या अगर बंदा ज़िंदा नहीं है तो उसके घर वालों को मिलेगी। ये भी सैलरी हेड में जाएगी अंडर सम सर्कमस्टांसेस, वो भी हम देखेंगे बाद में। नेक्स्ट इज़ इसी पेंशन के ही अंदर पॉइंट्स बना रखे हैं। एक तो नॉर्मल पेंशन हो गई जो आपको मिलती है और वो सैलरी हेड में जाएगी। दूसरा मिलती है अदर फॉरेन पेंशंस। कभी कभी क्या होता है, जैसे आप लोग जॉब बाहर कर रहे हो, मान लीजिए मैं यूके में जॉब कर रही हूँ, अब मैं रिटायर होकर यहाँ आ गई हूँ और पेंशन मुझे यहाँ मिल रही है, तो अगर तो मैं रेजिडेंट हूँ, तो आपको पता है ना, रेजिडेंट अगर और मगर का कोई मतलब ही नहीं है। आपको इंडिया में रिसीव हुई है, इंडिया में रिसीव होते ही चाहे वो रेजिडेंट हो या ऑर्डिनरी हो और नॉट ऑर्डिनरी हो या नॉन रेजिडेंट हो, सबके केस में यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगी। फिर से बता रही हूँ, फॉरेन पेंशन यहाँ वाली वहाँ मिले या वहाँ वाली यहाँ मिले, आपको दोनों के केस में यहाँ टैक्सेबल होगा। कारण अगर यहाँ वाली वहाँ मिलती है तो यहाँ वाली का मतलब होता है कि यहाँ पे अर्न किया था ना आपने, जॉब तो आपने यहाँ की ना, यहाँ की गवर्नमेंट या यहाँ के एम्प्लॉयर के अंडर काम करते थे, तो अर्न तो आपकी यहाँ होगी और आपको मिली वहाँ, तो यहाँ अर्न होते ही तीनों के केस में टैक्सेबल। और अगर आपने बाहर जॉब की है और आपको पेंशन यहाँ मिल रही है तो रिसीव बेसिस पे आपको टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाता है सैलरी एंड पेंशन फ्रॉम यूएनओ। ये ध्यान में रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं वो क्या करते हैं, उनको जो भी सैलरी और पेंशन मिलती है बच्चों, वो सारी की सारी क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। फिर से बता रही हूँ, यूएनओ में अगर कल को आप जॉब कर लो, अच्छा है, देखो वहाँ पे काम करने वाले लोगों की सैलरी भी और पेंशन भी मतलब इंडिया में तो टैक्सेबल नहीं है, बाकी का आई डोंट नो, मे बी मुझे लगता है ज़्यादातर कंट्रीज़ में टैक्स फ्री ही होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ पेंशन ऑफ गैलेंट्री अवार्ड। गैलेंट्री होता है बहादुरी का पुरस्कार। तो ऑब्वियसली इंडिया में अगर आपको सरकार द्वारा अप्रूव्ड, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट देख लो, मतलब पेंशन रिसीव्ड बाय
पुरस्कार नहीं, यहाँ पुरस्कार नहीं कह रहे, यहाँ पेंशन ही कह रहे हैं, लेकिन उस पर्सन को जिसने बहादुरी को जिसको बहादुरी का अवार्ड भी मिला हुआ है, उसको अगर कोई पेंशन भी मिल रही है तो वो पेंशन उसकी यहाँ टैक्स फ्री होगी। फिर से बता रही हूँ, गैलेंट्री अवार्डी का मतलब होता है जिसको बहादुरी का पुरस्कार मिल चुका है, अगर उसको सरकार की तरफ से कोई पेंशन भी मिल रही है, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, ठीक है, ये ध्यान में रखना, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं। एंड हैज़ बीन अवॉर्डेड परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, ये ना बहादुरी के पुरस्कार हैं। वीर चक्र और जो आपके महावीर चक्र है ये तो बंदे को जीते जी मिल जाते हैं। परमवीर चक्र हमेशा उस पर्सन को मिलता है जो शहीद हो गया है, जो मतलब जैसे जिसकी डेथ हो गई है ड्यूटीज़ करते हुए या सेवा करते हुए, देश की सेवा स्पेशली करते हुए, उसे परमवीर चक्र का अवार्ड मिलता है। वो हमेशा आफ्टर डेथ ही मिलता है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये अवार्ड ऑब्वियसली अप्रूव्ड है, और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को ही, एन इंडिविजुअल जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, रह चुका हो, उसको जो पेंशन मिलेगी, लेकिन बहादुरी का पुरस्कार मिला हो तो उसको वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी। एग्जाम्प्ट का मतलब टैक्स फ्री हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा आता है कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, इसको हम मतलब बता देते हैं। ये कम्यूटेड है, ठीक है, कंप्यूटेड या और कोई वर्ड नहीं है, कम्यूटेड, इसका मतलब होता है जब आप किसी पैसे को इकट्ठी फॉर्म में लेते हैं। अब नॉर्मली पेंशन होती है हम हमेशा थोड़ी थोड़ी करके लेते हैं, पर अगर मैं ये कह दूँ अपने एम्प्लॉयर को कि मुझे कुछ पैसों की सख्त ज़रूरत है और आप ऐसा कीजिए, मुझे कुछ पेंशन आप लमसम दे दीजिए, उसे कहेंगे कम्यूटेड वैल्यू। पेंशन को इकट्ठा ले लेना, दैट इज़ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन। ये कुछ सर्कमस्टांसिस के तहत इट इज़ एग्जाम्प्ट अंडर ए स्पेसिफिक लिमिट, अप टू ए स्पेसिफिक लिमिट। कुछ लिमिट तक ये टैक्स फ्री है, कुछ लिमिट तक ये टैक्सेबल भी है। ये कैलकुलेशन हम बाद में देखेंगे, ठीक है। नॉर्मली पेंशन हमेशा आपको मंथली मिलती है, इकट्ठी कभी नहीं मिलती है। मान लो मेरी 2000 पेंशन बन गई तो मुझे हर महीने 2000 मिलेंगे जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी। और अगर मान लो मैं कहूँ कि मुझे मान लीजिए मैं सरकार को ये बोल दूँ कि आप थोड़ा सा एस्टिमेट लगा के मुझे 2-4 साल की पेंशन इकट्ठी करके दे दो, बाकी का जो है, या मतलब 2000 रुपये में से यूँ कर लो, 500 रुपये पेंशन कर लो, 1500 रुपये को कम्यूट कर दो, 1500 रुपये को कुछ सालों के हिसाब से कम्यूट कर दो और वो पैसा मुझे पहले ही दे दो ताकि मेरा काम आ जाए। इसे बोलते हैं कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन। ये कुछ हद तक टैक्स फ्री होती है। नेक्स्ट इज ट्रांसफर्ड बैलेंस। ये मैंने अभी आपको स्किप कराया है, तो एक तो ये पॉइंट अभी स्किप कर दीजिए, ये इलस्ट्रेशन भी इसी के साथ का ही है, इसको मैं अभी छोड़ रही हूँ। कॉम्पनसेशन फॉर रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट का वर्ड समझ में आपको पहले से ही आना चाहिए, कारण आप इसको बिजनेस लॉ में पढ़ चुके हैं। अगर किसी को ध्यान ना हो तो आपको याद दिला दूं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट था, जिसमें हम कुछ पर्सन को जो है जॉब से ज़बरदस्ती हटा देते हैं कि क्योंकि हमारे यहाँ पर काम कम हो गया है, हमारा कोई प्रोडक्शन हाउस बंद हो गया है, हमारी कोई ब्रांच बंद हो गई है, राइट। तो उस वजह से कुछ लोगों को बेचारों को ज़बरदस्ती छांट दिया जाता है, जिसे हम शुद्ध हिंदी में छंटनी कहते हैं। दैट इज़ रिट्रेंचमेंट। अगर याद ना आया तो आप बुक खोल के वापस देख सकते हैं। तो जब कुछ लोगों की नौकरी ज़बरदस्ती छीन ली जाती है, एक्चुअली छीन नहीं ली है, छीनना एक वर्ड गलत हो जाएगा। कुछ लोगों को ज़बरदस्ती नौकरी से इसलिए निकाला गया क्योंकि और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं बचा है। हम कोई उनको जानबूझ के नहीं हटा रहे हैं, हमारे मजबूरी है कि हमारे पास देने के लिए अब काम नहीं रहा है, हम लगातार लॉस में जा रहे हैं, हमारे यहाँ एम्प्लॉयज़ की संख्या ज़्यादा है और काम कम हो गया है, यानी कुछ परमानेंट टाइप का कुछ रीज़न ऐसा है जिसकी वजह से हमें कुछ लोगों को नौकरी से हटाना पड़ रहा है। तो जिन लोगों को आपने जॉब से हटाया है, जिन लोगों की नौकरी चली गई है, उन लोगों को आप कंपनसेशन तो दोगे ही, सैलरी तो बंद हो जाएगी बेचारों की, तो उस कंपनसेशन को भी हम सैलरी हेड में ही डालेंगे। कारण कि अगर आप वेजेस यानी कि कुछ अर्न कर रहे थे या कुछ सैलरी अर्न कर रहे थे तो भी तो इसी में आ रही थी ना। अब सैलरी की जगह पर क्या मिल रहा है आपको? कॉम्पनसेशन मिला है। अब ये कॉम्पनसेशन हर बार नहीं मिलता है, वो एक ही बार मिलेगा, एक बार लमसम अमाउंट आपको मिल जाएगा और उसके बाद आपका काम ख़त्म, ठीक है। नेक्स्ट इज रिसीप्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ पब्लिक सेक्टर और अदर कंपनीज और लोकल अथॉरिटीज़ एट द टाइम ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट।
वॉलंटरी रिटायरमेंट का मतलब होता है अपनी इच्छा से रिटायर हो जाना। मान लीजिए मुझे 2032 में रिटायरमेंट लेनी है, मतलब मैं 2032 में रिटायर होंगी, लेकिन अगर मैं चाहूँ, और सरकार की एक पॉलिसी है वीआरएस की, जिसे कहते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, उसके अंतर्गत मैं चाहूँ तो पहले भी रिटायर हो सकती हूँ अपनी इच्छा से, और उसके बदले में सरकार मुझे कुछ कॉम्पनसेशन भी देगी। बाकी अब मान लीजिए 2032 की बजाय मैं कहूँ जी मुझे तो 2022 में रिटायर कर दो, भाई मैं आगे जॉब नहीं करना चाहती, अब सरकार मुझे ज़बरदस्ती थोड़ा ना कहेगी कि भाई नहीं नहीं तुझे करनी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं होगा। अगर मैं चाहूँ तो मैं छोड़ सकती हूँ और उसके बदले में मुझे कॉम्पनसेशन मिलेगा, क्योंकि मेरी सैलरी तो बंद हो जाएगी आगे से। तो जब तक मैं जॉब करूँगी तब तक मेरी सैलरी आएगी, और जब मैं रिटायर हो जाऊँगी तो मेरी सैलरी बंद हो जाएगी, और मुझे रिटायरमेंट के समय पेंशन तो मेरी जो होगी सो होगी, लेकिन उसके अलावा मुझे एक कॉम्पनसेशन मिलेगा, और इस कॉम्पनसेशन का भी ट्रीटमेंट आपको सैलरी हेड में ही करना है, और उसमें से भी कुछ पार्ट टैक्सेबल होगा, कुछ पार्ट टैक्स फ्री होगा, वो देखेंगे हम तब जब न्यूमेरिकल करेंगे। नेक्स्ट इज टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर इन ऑन द वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स। क्या होता है कि परक्विजिट्स, कई तरह के परक्विजिट्स या फैसिलिटीज़ हमारा एम्प्लॉयर हमें प्रोवाइड करता है, और कई बार कुछ परक्विजिट्स पर टैक्स वो खुद देता है, टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, जबकि देना किसको है, हमें देना है कि नहीं बात। तो जो टैक्स उसने हमारे नाम का पे कर दिया है वो टैक्स एक्चुअली हमारे लिए बेनिफिट हो गया ना, क्योंकि अगर वो ना देता तो मुझे देना पड़ता, राइट। तो वो इसका मतलब वो बेनिफिट मेरा मतलब मुझे मिल गया, तो उस बेनिफिट की को भी तो मैं सैलरी हेड में डालूंगी ना। मान लीजिए 2000 रुपये का टैक्स सरकार ने मेरी तरफ से दे दिया है, यानी हरियाणा गवर्नमेंट ने मेरी तरफ से दे दिया, या मेरे एम्प्लॉयर ने मेरी तरफ से दे दिया है, तो वो 2000 रुपये भी मैं अपनी सैलरी में ऐड करूँगी, क्योंकि वो टैक्स की बचत आ गई है, और बचत आ गई है तो एक तरह से मेरा बेनिफिट है, ठीक है ना। तो वो बेनिफिट भी मुझे हालांकि एक बार ऐड करना पड़ेगा, लेकिन वो अलग बात है कि कुछ केसेस में वो हमारा टैक्स फ्री भी है, वो हम डिटेल फिर बाद में ही देखेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो हम थोड़ा और आगे जाएंगे तब हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट इज़ अदर रिसिप्ट्स। अदर रिसिप्ट्स का मतलब होता है फीस एंड कमीशन, जैसे कोई भी और कुछ बच गया, जैसे फीस है, कमीशन है, मैं मान लो या कोई भी पर्सन मान लो सेल्समैन है या सेल्स गर्ल है और वो कुछ काम करता है, ऑब्वियसली सेल करने का काम करता है, उसकी एक फ़िक्स सैलरी भी है, लेकिन उसको दुकानदार ने कह रखा है, यानी कि उसके जो मालिक है उसने कह रखा है कि भाई इस अमाउंट से ज़्यादा सेल करोगे तो तुम्हारा 2% कमीशन भी मिलेगा, तो वो कमीशन भी हमारा सैलरी में ही आएगा। तो कई तरह की फ़ीस, कमीशन, बोनस, ये देखो बोनस जो है वो भी, आप बोनस वर्ड भी आपके लिए बहुत कॉमन होगा, बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स जो है काम करते होंगे तो कभी कभी बोनस वर्ड ज़रूर सुना हो। बोनस जो है आपको सैलरी के अलावा कभी कभार अपने एम्प्लॉयर से मिल जाता है, जैसे दिवाली पे कई बार बोनस दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को, तो ये एक तरह से सैलरी के अंदर ही आएगा, और ये रिसीप्ट है हमारी मतलब एक तरह से एक कोई चीज़ है जो हमें मिली है, कोई पैसा है जो हमें मिला है। एनुटी मैंने बता दिया था, एनुटी जो आपका एम्प्लॉय आपके मतलब आपने मिला है, आप कहाँ से मिला है, आपके एम्प्लॉयर से मिला है, ये भी हमारा सैलरी हेड में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो जी अब हम बात करेंगे आगे। आई थिंक ये इतना ही था, एक सेकेंड आप वेट कीजिए ज़रा, मैं कंफर्म कर लूँ। आई थिंक इसके अलावा अभी फ़िलहाल आगे और कोई पॉइंट नहीं है, और अगला टॉपिक हमारा अलाउंसेस का होगा, तो आज के लिए आपका यही टॉपिक रहेगा, इसको आप अच्छे से प्लीज़ कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।